नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है वैदिक गुरु और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ही कुछ ऐसे विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कभी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको टैरो कार्ड्स के बारे में जानकारी देते हैं, कभी हम आपको बताते हैं वैदिक ज्योतिष के बारे में, कभी हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्रदान की है हस्तरेखाओं के बारे में। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बेहतरीन विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं। वो विषय है वास्तु, क्योंकि वास्तु भी जो है हमारे जीवन पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वास्तु के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। वास्तु ज्योतिष क्या है, किस तरीके से यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वास्तु दोष से हम कैसे बच सकते हैं, बहुत सारी विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको दी जाएगी। तो प्रोग्राम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वास्तु एक्सपर्ट आशीष जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। आशीष जी, जैसे आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहूँगी कि वास्तु क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? नमस्कार दर्शकों, मेरे एक मित्र हैं जो वास्तु के बारे में जिन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं। शास्त्र कहा जाता है इनको, मानो ये भी है विज्ञान। शास्त्र कहा जाता है इनको, मानो यह भी है विज्ञान। जिस घर में रहना है तुमको, दिशाओं का उसकी रखो ध्यान। तो वास्तु अपने आप में एक साइंस है, एक बहुत पुरानी ज्ञान जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसमें आप अपने घर की दिशाओं को एक सही रूप से रखते हैं, जिससे आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक हार्मनी क्रिएट होती है। और आपकी ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए? आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, आप चाहते हैं आप निरोगी रहें। और इन छोटी छोटी चीज़ों को संभालने के लिए इसीलिए तो आप घर बनाते हैं। बिल्कुल। और आप चाहते हैं यदि आपके घर में ये सब कुछ रहे तो आप वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि वास्तु क्या है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि वास्तु क्या है, तो इसमें यह भी मेरा सवाल रहेगा कि क्या वास्तु का हर समय हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है? यानी कि कब हम समझ सकते हैं कि हाँ, इस समय हमारे जीवन में वास्तु का जो है प्रभाव हो रहा है? जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर का आपके ऊपर प्रभाव ज़रूर पड़ता है। ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए कोविड के बाद से काफ़ी लोग घर से काम करने लगे। तो आप जब घर में रह रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो आपको पता था कि आपके घर में बच्चे कहाँ रहेंगे, आपको पता था आप कहाँ सोने वाले हैं, आपको ये भी पता है कि खाना कहाँ बनेगा और गेस्ट कहाँ आएंगे। लेकिन आपने एक छोटी सी जगह बना ली जहाँ पे आप बैठ के काम करने वाले हैं। अब कभी आप आपके बेडरूम में बैठ के काम कर रहे हैं, कभी लिविंग रूम में, और कुछ लोग अगर सक्षम रहे तो उन्होंने अपना एक ऑफिस बना लिया। लेकिन धीरे धीरे आपने ये देखा होगा और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि चाहे आप कहीं से काम करें या कोई भी काम करें, या तो आप उसमें सफल हो रहे हैं या आपको कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, या आपके लिए ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि जो काम मैं पहले से बहुत अच्छे से किया करता था, वो काम करने में मुझे अभी दिक्कत होने लगी। और आप ये भी देख सकते हैं, यदि आप एक घर में रहते थे और आप उस घर से दूसरे घर चले गए, या फिर आप उसी घर में रह रहे हैं लेकिन आपने कोई कंस्ट्रक्शन करा लिया, या फिर आपके घर के बगल में कोई और कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इन चीज़ों का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और यही दर्शाता है कि वास्तु के नियम आपके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि पहले हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही और कुछ बदलाव करने पर अगर वो समस्याएं हमारे जीवन में आने लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझ जाए कि वास्तु को जो दोष है वो हमारे जीवन में लग गया है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वास्तु का दोष लग गया है, या फिर बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आप छुट्टी मनाने चले गए और आपका घर 1 महीने से बंद है, और आप जब वापस आते हैं तो जैसे आप जाले उतारेंगे, आप घर की साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन आपके घर में जो वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है उसका निवारण करने के लिए आप वास्तु शांति भी करेंगे।
कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई हमने वास्तु शांति जो थी वो जो हमने गृह प्रवेश किया तब की, लेकिन क्या वास्तु शांति हमें दोबारा करनी चाहिए? अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से आपको वास्तु शांति दोबारा करनी चाहिए। जैसे कि आप भोजन बार बार करते हैं, जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं और आपकी रेगुलर दिनचर्या फॉलो करते हैं, उसी तरीके से वास्तु के जो बहुत ही बेसिक नियम हैं आपको उन्हें तो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बहुत नई बात पता चली, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि गृह प्रवेश हो रहा है तब वो विशेष पूजा होती है जिसमें वास्तु पूजन भी होता है और सब कुछ होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कहीं घूमने गए, 1 महीने की छुट्टी मनाने गए और वापस अगर हम आए तो तब भी गृह शांति जो हमारी होनी चाहिए, यानी कि वास्तु पूजन होना चाहिए। ये थोड़ा सा समझना चाहूँगी। और जैसे कि आपने बताया कि कुछ बेसिक नियम हमें फॉलो करने चाहिए, वो बेसिक नियम क्या है? जी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अगर आपका घर 27 दिन तक बंद है, उसमें कोई आ जा नहीं रहा है, तो घर की जो एनर्जीज़ हैं वो ओपन हो गई हैं, राइट। जब हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं कि आपके घर की जो एनर्जीज़ हैं वो सारी की सारी वेल सेटल्ड हैं। अगर घर आपका 27 दिन तक बंद है, और जैसे हम कहते हैं कि 1 महीने के लिए घर बंद है, तो आपको वास्तु शांति ज़रूर करानी चाहिए। इसके अलावा अगर घर में तोड़ फोड़ हुई है, आपने नया कंस्ट्रक्शन कराया है या आप नया पेंट ही करा रहे हैं, अगर आप वास्तु शांति की पूजा नहीं भी करा सकते हैं तो एक छोटा सा अनुष्ठान ज़रूर करवाइए। इससे क्या होता है, पहले के ज़माने में हर एक घर में साल में 1 या 2 या 3 अनुष्ठान ज़रूर होते थे, 1 या 2 या 3 यज्ञ ज़रूर होते थे। लेकिन आज के जो माहौल में और आज के वातावरण में हम इन चीज़ों को भूल जा रहे हैं। तो हमें इन्हें वापस लाना चाहिए। इनमें बहुत ज़्यादा कोई पैसा भी नहीं लगता है, बहुत खर्च नहीं होता है, लेकिन आपके परिवार के आपकी उन्नति के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी से अभी आपने हमें और हमारे दर्शकों को अवगत कराया। अब इसी के साथ साथ मैं कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे मन में यह सवाल आया कि आपने कब सोचा कि हाँ, मुझे वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहिए, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा, यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? जी मैम, वास्तु के बारे में तो हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, मेरे पिताजी से, मेरे ससुर जी से, और मेरी लाइफ में मेरी वाइफ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इस ऑकल्ट स्ट्रीम में आने के लिए। जहाँ तक वास्तु के बारे में आप जानते हैं, हमारे पुराने घर जो हुआ करते थे, आपको याद होगा, उनमें आंगन हुआ करता था, और आंगन हमेशा चारों ओर घर के बीचों बीच रहता था और ऊपर खुला रहता था। मेरे पिताजी ने एक बार सवाल किया कि वास्तु में कहा जाता है कि घर के बीच में गड्ढा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सबके घर के बीच में आंगन होता है, राइट। लेकिन फिर सबके घर में वास्तु दोष हो गया। और ऐसे ही कई सवाल जिनके कई वास्तु विशेषज्ञ जवाब नहीं दे पाते थे। इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में मुझे अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, और उसके बाद मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ा। इनका गूगल रिव्यू मैंने चेक किया, इनकी डेमो क्लास की, और ये वहाँ पे मैंने कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और धीरे धीरे जिस दिलचस्पी के साथ मैंने वास्तु में एक अगला कदम बढ़ाया था, वहाँ से मैंने मास्टर्स कंप्लीट करके अपने आप को इसमें एक वास्तु विशेषज्ञ के रूप में तैयार किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र को जानकर। इसी के साथ साथ दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में यह विचार आया है कार्यक्रम को देखते देखते कि हाँ, आपको भी वास्तु सीखना चाहिए, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कीजिएगा और वहाँ से आप समस्त जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव ना हो। समाधान हर एक समस्या का है, लेकिन आपको तसल्ली से जो है ना, उस समाधान को खोजने की आवश्यकता है और अपने जीवन में किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आगे चलकर मैं आपसे कुछ वास्तु से जुड़े मिथ्स के बारे में भी पूछना चाहूँगी। तो ऐसे में मिथ्स क्या है वास्तु से रिलेटेड जो आजकल बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, यानी कि भ्रांतियाँ क्या क्या फैली हुई हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है मैम। सबसे पहला डर, जब आप किसी भी वास्तु विशेषज्ञ को घर पे बुलाने वाले होते हैं या अपने ऑफिस में या अपने
रेस्टोरेंट में या अपने अस्पताल में बुलाना चाह रहे होते हैं, आपको ये लगता है कि बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। राइट, ये हमने अक्सर सुना है कि अगर वास्तु दोष है तो तोड़फोड़ तो करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़। जी, लेकिन कुछ दोषों के अलावा हर एक जो दोष है उसका निवारण किया जा सकता है बहुत ही आसान रेमेडी से, और ये रेमेडीज़ वैदिक पद्धति के द्वारा की जाती हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है और ये बहुत ही आसान है, और इनके रिज़ल्ट्स मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ रिज़ल्ट्स की, लेकिन आप खुद जिन लोगों के साथ हमने बात की है, जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, वो इन रिज़ल्ट्स को अपने आप ही बताते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं होगी, कुछ सिचुएशंस में तो कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं आपको एक मूल मंत्र बता दूं, आपके घर का ईशान कोण या फिर नॉर्थ ईस्ट अगर सही है तो आपके घर का 60% वास्तु सही होगा। तो अगर आपका वास्तु नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में टॉयलेट या किचन नहीं है तो आपके ये दोष, सबसे बड़ा दोष जो होता है वो ठीक हो गया। दूसरा सबसे बड़ा दोष जिसके लिए तोड़फोड़ की जाती है वो है साउथ वेस्ट में अगर आपका मेन डोर है। अगर साउथ वेस्ट में आपका मेन डोर है तब उसे बदलना एक ज़रूरत होती है। इसके अलावा और जितने भी दोष हैं उनको किसी ना किसी रेमेडी के द्वारा, छोटी सी रेमेडी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जिससे आपको हो रही कठिनाइयों का 70 to 80% निवारण हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने मिथ्स को भी दूर किया और यह भी बताया कि अगर घर का ईशान कोण सही जगह पर है तो 60% तो वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ ना एक सवाल मेरे मन में यह आया है कि हमने देखिए अलग अलग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी विद्याओं के बारे में सुना है, वैदिक ज्योतिष है, टैरो कार्ड रीडिंग है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वास्तु की जब बात आती है तो वास्तु का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, यानी कि वास्तु हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है, कितने प्रतिशत प्रभावित करता है? जी, ये बहुत ही ये सवाल सभी के मन में आता है। मान लीजिए एक घर में आप अकेले तो नहीं रहते हैं, आपके साथ आपका पूरा परिवार रहता है। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स, बच्चे और एल्डर पेरेंट्स, राइट? सो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हस्बैंड, वाइफ, किड्स, ये सब एक घर में रह रहे हैं, या फिर हस्बैंड, वाइफ और किड्स रह रहे हैं आजकल की न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से। अब सबका भाग्य अलग अलग है। सही बात है, सबका भाग्य अलग अलग है, लेकिन वास्तु के जो नियम हैं वो सबके लिए समान है। तो एक घर में जो कोई रह रहा है और सब अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, वास्तु के नियम उन सबके ऊपर अलग अलग तरीके से अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप साउथ ईस्ट देखें तो वो मिडिल एज सन या एल्डरली वुमेन के लिए इम्पैक्टफुल होता है। साउथ वेस्ट जो होता है वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका क्या रोल है आपके परिवार में, वास्तु का इम्पैक्ट, आपके घर का इम्पैक्ट उस हिसाब से होगा। और दूसरी बात, एक जो मेरे टीचर ने मुझे समझाई, वो ये कहा कि देयर आर 4 फैक्टर्स या 4 भाग हैं, 25%, 25%, 25%। आपके जन्म से, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, आपका भाग्य, जो भाग्य लेकर के आप पैदा हुए हैं वो 25%, 25% वास्तु, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका इम्पैक्ट, और 25% आपका कर्म। और वास्तु में और मैं कहूँगा ज्योतिष में भी ये कहा जाता है कि ये कर्म प्रधान है। जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी या सपोर्ट नहीं करेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया हमें। हालांकि 25% सुनने को भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन जिनके जीवन में वास्तु के कारण समस्याएं आ रही है वही जानते हैं कि 25% कितना छोटा है और कितना बड़ा है। जो यानी कि वही है कि जिसके जीवन में समस्या आ रही है वही बता सकते हैं इस बात को। तो अच्छा, इसी के साथ साथ एक सवाल मैं यह करना चाहूँगी, वास्तु के बारे में हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे से आपसे। आपने कुछ दिन पहले ऐसा कहा था कि कुछ समस्या तो ऐसी होती है जिसमें बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं होती, और कुछ समस्या ऐसी होती है जिसमें
मतलब उसका कुछ हमारे पास रेमेडी ही नहीं है। तो ऐसे जी। में आपसे वही जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी वास्तु दोष होते हैं, कहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर हम कोई रेमेडी कर ही नहीं सकते। जी, तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, ईशान कोण में अगर दोष है आपके, ईशान कोण के में अगर आपका टॉयलेट या फिर किचन है, तो इसके लिए कोई रेमेडी काम नहीं करती है। आप रेमेडी कर सकते हैं ईशान कोण के लिए, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जहाँ तक मैंने अपने टीचर से सीखा है, ये रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। या फिर अगर आपके घर के सेंटर में, जो कि आपका आकाश का एरिया है, वहाँ पे आप किचन बना लेते हैं, तो सेंटर ऑफ द हाउस में अगर किचन बनाते हैं तो उसके लिए भी कोई रेमेडी काम नहीं कर पाती है। आप रेमेडी कर सकते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना आता नहीं है। और द थर्ड फैक्टर, साउथ वेस्ट में अगर आपका मेन डोर होता है तो वो एक सिचुएशन है जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो साउथ वेस्ट में अगर आपका एंट्रेंस है घर का, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। ठीक, पर इसमें एक सवाल मैं यह करना चाहूँगी, यह तो हमने समझ लिया कि इन तीनों अगर चीज़ें अगर ऐसी है तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन मान लीजिए ईशान कोण में यदि हमारा वॉशरूम है या फिर हमने किचन बना दी है, तो ऐसे में कौन सी समस्या हमारे जीवन में आ सकती है? या फिर जो हमारा ब्रह्म स्थान है, सेंटर ऑफ द एरिया है हमारा घर का, उसमें अगर हमने किचन बना दिया तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? या फिर जैसे आपने नैऋत्य कोण की बात की है, इसमें अगर हमने कोई गलत चीज़ स्थापित कर दी है तो कौन सी समस्या आ सकती है? यानी कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हमने निर्माण की है तो इसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी, नॉर्थ ईस्ट अगर आपका डिस्टर्ब्ड है तो नॉर्थ ईस्ट आपका ईशान कोण जो है वो पवित्र कोण माना जाता है। तो आपके घर में जो खुशहाली आने वाली बात है, जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट अगर आपका सही है तो 60% वास्तु आपका घर का सही है। आपके घर की खुशहाली जो है वो ईशान कोण से आती है कि पिता पुत्र का संबंध, बच्चों की आयु और आपके परिवार में उन्नति कितनी होगी, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि ये कैसे होगा। कुछ जगह आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो किचन है या हमारे घर में तो वॉशरूम है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन हमारे घर में कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ महसूस की है कि एक बार गलती से एक ऐसे घर में मेरा रहना हुआ जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था और काफ़ी पैसे खर्च हुए, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस हुआ, मुझे जगह बदलनी पड़ी। तो ये मेरा अपना खुद का अनुभव है जहाँ पे ऐसा होने की वजह से मेरे जीवन में बहुत बहुत बदलाव हुए। दूसरा जो आपने कहा साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण जो है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, जो पृथ्वी एलिमेंट है या अर्थ एलिमेंट है। और अगर जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी है वहाँ पे आपने डोर बना दिया या मेन डोर बना दिया तो आपकी स्टेबिलिटी तो डिस्टर्ब रहेगी। और अगर आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब्ड है, दैट मीन्स आपका जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है या जो आपके परिवार का मुखिया है उसको कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगी। या तो उनको शारीरिक कष्ट हो सकता है या मानसिक कष्ट हो सकता है या आर्थिक कष्ट हो सकता है। अच्छा, हमने यह भी सुना है कि अगर ब्रह्म स्थान पर हम पहले के टाइम पे जैसे कुएं हुआ करते थे, ब्रह्म स्थान में कुआं करते, जैसे आपने भी कहा था कि खड्डा होगा अगर, तो ऐसे में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है। और मैंने यह भी बात सुनी है कि ऐसे घर में जो है ना, मान लीजिए ब्रह्म स्थान में अगर खड्डा है, कुआं है, तो ऐसे में वो कर्जे में डूब जाएंगे, ऐसा होता है क्या? मैम, कर्जे की बात तो मुझे नहीं पता है, ठीक, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके ब्रह्म स्थान में आप अगर आंगन बनाते हैं, कुआं, क्योंकि जो आपका सेंटर ऑफ द हाउस है दैट इज विच इज सपोज टू बी ओपन टू द स्काई। और आपका जो वाटर एलिमेंट है जहां आप कुआं बना रहे हैं, आपका वाटर एलिमेंट आता है नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में। आप वहां पे बनाइए, राइट? तो आपके घर में आपको कुआं बनाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, पानी हमेशा बाहर से लाते हैं। बिल्कुल, पहले के समय में ऐसा होता था। तो ऐसे में मैंने सुना था कि जो पहले के कुछ घर बने हुए हैं और उसमें अगर उन्होंने सेंटर में जो है कुआं अगर उनके था तो वो लोग, वो परिवार जो है अभी तक कर्जे में है। तो इसलिए मैंने यह प्रश्न आपसे किया। चलिए, इसी के साथ साथ बहुत बेहतरीन जानकारी वैसे आप दे रहे हैं, पर एक सवाल अब यह करना चाहूँगी। चलिए, यह तो हमने समझ लिया कि किस स्थान पे क्या अगर बन जाए तो उसका निवारण बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छा घर वास्तु के अकॉर्डिंग कैसा होता है?
इसके दो आंसर्स देना चाहूँगा। पहला होता है कि आप जब घर ज़मीन से बनाते हैं, ठीक, तो आप चाहते हैं कि आप एक प्लॉट लें और उसको फिर उसके ऊपर अपना घर बनाएं। सबसे आसान तरीका है कि वो प्लॉट आपके लिए अच्छा है कि नहीं, आपके छोटे बच्चों को साथ ले जाइए उस प्लॉट पे और उस प्लॉट पे उन्हें घूमने दीजिए। अगर वो खुश हैं और खेल रहे हैं तो उसकी एनर्जीज अलाइंड है। अगर वे डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि पापा मम्मी चलो यहाँ से, तो शायद वहाँ की एनर्जीज, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे को भूख तो नहीं लगी है लेकिन यदि वे जनरली खुश हैं और वहाँ जाकर के उन्हें उदासीनता फील ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है, आप इस मन से मत जाइए कि मुझे ये प्लॉट लेना है घर बनाने के लिए। आप इस मन से जाइए, चलिए देखते हैं। अगर आपके मन में ये शांति आती है कि हाँ यार बहुत अच्छी जगह है, तब आप आगे सोचिए, नहीं तो और कई तरीके हैं ये पता करने के लिए। दूसरा जो सवाल है कि मान लीजिए आपका घर बन गया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक घर में हार्मनी की, कि परिवार जो है वो खुश है। छोटी मोटी समस्याएं हर घर में आती हैं, जहाँ पे भी 4 लोग रहते हैं वहाँ कोई ना कोई समस्या तो आएगी ही। आपको बीमारी भी हो सकती है, आपको कोई और भी हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, आपका वास्तु बहुत अच्छा है लेकिन आपका भोजन जो है वो अच्छा नहीं है, तो आपके घर में बीमारी ज़रूर आएगी। बिल्कुल। तो आप वास्तु को दोष नहीं दे सकते हैं कि अगर आपने आपके कर्म ठीक नहीं किए हैं तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ वास्तु 25% है, उसको आप देखिए, ध्यान रखिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, दीज आर गाइडलाइंस कि इस तरीके से आप कीजिए, बेसिक रूल्स को फॉलो कीजिए और उसके बाद आपका कर्म प्रधान है, उससे आपके घर में ज़्यादा उन्नति आएगी। चलिए, बहुत अच्छे से आप गाइड कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि अगर हम कोई भूमि लेने जा रहे हैं, एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो एक तो मेजर टिप आपने बता ही दी हमारे दर्शकों को। एक मैंने मिट्टी के बारे में भी सुना है कि मिट्टी के भी कुछ प्रकार होते हैं। अगर इस तरीके की मिट्टी है तो वो तो बहुत अच्छी है, अगर उस तरीके की मिट्टी है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो क्या ऐसा भी होता है? जी, मिट्टी के प्रकार, जैसे एक मिट्टी को कहा जाता है ब्राह्मणी मिट्टी, ठीक है, जिसमें एक स्वीट स्मेल होती है या मधुर सुगंध सी होती है। और ये ब्राह्मणी मिट्टी जो है, इस पे घर बनाना सबसे अच्छा होता है। ठीक है। एक होती है शूद्र मिट्टी, मतलब काले रंग की, जिसमें एक कसैला सा स्वाद होगा, दुर्गंध सी होगी। अब मैं यहाँ जाति वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका क्लासिफिकेशन वास्तु में किस तरीके से किया गया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसी मिट्टी जहाँ पे हो वहाँ पे घर किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। फिर एक दूसरा तरीका होता है कि आप एक दीपक जला दीजिए, और चतुर्मुखी दीपक, मतलब 4 छोर दीपक के जला दिए और आपने वहाँ रख दिया। और अगर आप देखते हैं कि अंत में थोड़े समय बाद अगर चारों मुख जल रहे हैं, मतलब या फिर चारों लौ जल रही है, तो वो दीपक जो है या वो मिट्टी जो है या वो ज़मीन जो है, वहाँ पे कोई भी घर बना सकता है या आप वहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में भी बता दिया। अब एक सवाल यह करना चाहूँगी, क्योंकि ये सवाल ना अक्सर घरों में होता है कि हम किस दिशा में सो रहे हैं, वो भी जो है हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं शायद। इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसा है और कौन सी दिशा सबसे अच्छी है, हमारी स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए? ये सवाल आप फेसबुक पे बहुत बार देखेंगे। राइट। और इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, कई यूट्यूब में कई लोग कह रहे हैं इस बारे में, और अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज़ के बारे में भी। जहाँ तक मेरी जानकारी है और वास्तु में जो हमने पढ़ा है, उत्तर की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। अब मान लीजिए हम वास्तु पढ़ रहे हैं और आप हिंदुस्तान में हैं, मैंने अपने जीवन का कुछ समय जापान में बिताया, और जापान में भी ये परंपरा है कि उत्तर में सर करके नहीं सोना चाहिए। तो आप मेरी ना सुने, कम से कम जापानियों की तो सुने। बिल्कुल, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही है, कुछ बाहर के भी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, यानी कि नाम हर जगह पे अलग अलग होते हैं, लेकिन हर जगह पर चीज़ें वर्क करती हैं और बिलीफ भी हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ ये सवाल भी करना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी करंट सिचुएशन की बात की रील्स के बारे में, तो रील्स से ही मेरे माइंड में ये भी आया कि आजकल ना AI का दौर भी है।
जी। तो ऐसे में हम ना अक्सर लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है तो हम उसके पास जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है उसके पास जाने से पहले एआई विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने जीवन में वास्तु की बात करें या ज्योतिष की भी बात करें तो कुछ सवाल जब मन में आते हैं तो हम एआई से पूछ लेते हैं कि ऐसा ठीक है या नहीं ठीक। तो ऐसे में कितना एआई पे हमें विश्वास करना चाहिए इनके आंसर्स पर? मैम, मैंने आपसे कहा था मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ Right. और 20 साल से मैं आईटी में काम कर रहा हूँ अलग अलग क्लाइंट्स के साथ। हम्म, और एआई एक बहुत ही अच्छा टूल है हम्म, रिसर्च करने के लिए, लेकिन सबके नीचे एक डिस्क्लेमर लिख के आता है कि ये एआई जनरेटेड है, आप इस फैक्ट को किसी और से वैलिडेट करवा लीजिए, क्योंकि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। एआई ने एक डेटा सोर्स लिया और उस डेटा सोर्स के बेस पे उस पे आधारित आपको जवाब दे दिए। मान लीजिए आपका डेटा सोर्स गलत है तो आपके जवाब भी गलत होंगे। और मैंने ये करके देखा है, मैंने खुद कुछ सवाल एआई में अलग अलग एजेंट्स पे जा कर के ये सवाल पूछे। कुछ जगह पे आपको आंसर्स जो मिलेंगे, जो उत्तर मिलेंगे वो सही हैं, और कुछ उत्तर जो मिल रहे हैं वो गलत हैं। तो आप एक वास्तु विशेषज्ञ से मिलिए, एक सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट आई वुड से, उनसे मिलिए और आप सही जानकारी लीजिए। बिल्कुल राइट। और ये आपका बहुत समय नहीं लेगा, ये बहुत सिंपल से आपके घर में क्या दिक्कत है आपको ऐसा लग सकता है। जैसे मैं अपने एक मित्र के साथ अभी एक वास्तु कंसल्टेशन कर रहा था, उन्होंने कहा मेरे घर में टॉयलेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। मैंने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है? उन्होंने कहा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये बीच में नॉर्थ ईस्ट है। हमने कहा ठीक है। हमने कंपास निकाला और घर का सेंटर फिगर आउट किया कि घर का सेंटर कहाँ है, और उसके आधार पे ये चेक किया कि घर में वो टॉयलेट कहाँ पे है। वो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। तो आप अपने मन से जो जानकारी ले रहे हैं, आप कहाँ खड़े होकर के उसकी दिशाएं देख रहे हैं, वो एक वास्तु कंसल्टेंट ज़्यादा अच्छे से जानता है। आपको एआई जो जनरेट करके दे रहा है वो आपके ज्ञान के ऊपर जनरेट करके दे रहा है। आप एक व्यक्ति को लेके आइए जिसके बारे में इसे जानकारी है, और वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। हम ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि एआई भी तो ह्यूमन ने ही बनाया है। तो Absolutely. ऐसे में हम जो है ना कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान मिलना संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर हम आज की परिस्थितियों को भी देखें तो हम जो बिना एक विशेषज्ञ की राय लिए बिना चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसी के साथ साथ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी हमने आपको प्रदान की है, और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी मन है ऑकल्ट को सीखने का, ज्योतिष को समझने का कि क्या है ज्योतिष, और आप इसकी विद्याओं को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष से जुड़ी यदि आप किसी भी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ सर, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष रेमेडी भी जानना चाहूँगी जिसे हर कोई फॉलो कर सके। एक बहुत ही आसान रेमेडी है आपके लिए और आपके सभी जो से नियर एंड डियर वंस। सी सॉल्ट। सी सॉल्ट या समुद्री नमक एक बहुत ही आसान सी रेमेडी है। आप हर शनिवार एक मुट्ठी सी सॉल्ट पोंछे के पानी में डालिए और उससे घर में पोछा लगवाइए। इससे आपके घर की जो एनर्जी लेवल रहेगी वो बहुत क्लीन रहेगी, बहुत बैलेंस्ड रहेगी। इनफैक्ट अगर आपको ये लगता है कि भैया मुझे बहुत थकान सी है या मैं चिड़चिड़ा सा महसूस कर रहा हूँ, तो आप एक मुट्ठी सी सॉल्ट अपने पानी के एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए और आप उससे नहा लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप खुद इसे ट्राई कीजिए और पता कीजिए, फर्क देखिए। राइट। बहुत ही विशेष टिप भी आपने हमारे दर्शकों से साझा की। इसी के साथ साथ कीमती जानकारी आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।